फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाओ की योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं आप सभी के आने वाले सीजी व्यापम के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही। अभी ये पार्ट 2 है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। तो देखिए सबसे पहले तो आप सभी यही जान लीजिए कि जो नीलगाय है वो कौन से समास के अंतर्गत आएगा, कर्मधारय है। ठीक है, कौन से समास के अंतर्गत आएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। और ये भी पूछा जाता है, कोई भी वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से समास के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जो है समास को अच्छे से पढ़ लेंगे। सीजी व्यापम का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें समास से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो देखिए ये जो नीलगाय है इसका समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है नीली है जिसकी गाय, बी दिया हुआ है नीली है जो गाय, सी दिया हुआ है गाय का नीला रंग, और डी दिया हुआ है गाय नीला है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, नीली है जो गाय। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक नीलकमल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है, इसी प्रकार से नील गाय, नीली है जो गाय। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। क्या पूछा जा रहा है, सूर्योदय एक शब्द दिया हुआ है और ये कौन से संधि के अंतर्गत आएगा, आप सभी से ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संधि है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, तो ये सभी फ्रेंड्स स्वर संधि के प्रकार है। किसके प्रकार है, स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि स्वर संधि में से ये कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसके जो 5 प्रकार है फ्रेंड्स इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देती हूँ पहचानने का तरीका। देखिए ये जो दीर्घ स्वर संधि है इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैपिटल आ, कैपिटल ई या फिर कैपिटल ऊ। अगर ये नज़र आ रहा है हमें वर्ड में तो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जैसा कि आ के लिए एग्जाम्पल आप सभी को महात्मा हो गया, विद्यालय हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है महात्मा, हम बोलते ही है तो इसमें बड़ा आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बड़ा ई देखें तो रजनीश, गिरीश, इस प्रकार से। और अगर हम बड़ा ऊ देखें तो कौन सा आ जाएगा, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, जैसा कि वधुत्सव करके रहता है, अगर हम वधुत्सव लिखेंगे तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो वधुत्सव, तो यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ आ रहा है, तो इस प्रकार से बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ वाला अगर रहता है ना कोई भी वर्ड, तो वो आता है दीर्घ स्वर संधि में। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये तो कट गया। अब देखते हैं गुण स्वर संधि। तो देखिए गुण स्वर संधि को पहचानने का भी बहुत ईजी तरीका है, ए हो या फिर ओ। ठीक है, ये तीनों आप सभी को याद रखना होगा। ये तीनों अक्षर जो है ए, ओ, ठीक है, और अर। जैसा कि अर के लिए होता है महर्षि करके। ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और अगर ए का एग्जाम्पल देखेंगे तो ए में नरेश हो गया, ठीक है, परमेश्वर हो गया, मीन्स ए आना चाहिए छोटा वाला ए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम ओ का एग्जाम्पल लेते हैं तो ओ से भी रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि महोदय है ना। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है महोदय, ओ आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो भी वर्ड दिया है उसमें ओ आता है, ए आता है, अर आता है, महर्षि हो गया है ना। महर्षि जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही बार रिपीट भी हो चुका है और व्यापम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर साउंड हमें सुनाई दे रहा है, अगर हम मतलब उच्चारण करते हैं और इस प्रकार से साउंड अगर आता है तो किसके अंतर्गत आएगा, गुण स्वर संधि में आएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, सूर्योदय को, तो हमें इसमें साउंड आ रहा है सूर्योदय। ठीक है, मीन्स सूर्य प्लस उदय। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सूर्योदय, मीन्स ओ आ रहा है कि नहीं, सूर्योदय है ना। इसको जैसे ही हम बोलते हैं हमें ओ का साउंड आता है, मीन्स ये जो सूर्योदय करके शब्द दिया हुआ है वो कौन सा संधि है, गुण संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सूर्य प्लस उदय करेंगे तो ये हो जाएगा सूर्योदय, मीन्स ये जो ऊ है वो ओ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो ऊ है वो ओ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप सभी को पहचानना है। अब इसके बाद मैं ये इन दोनों को पहचानने का भी तरीका बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन ए, गुण स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि इसमें ओ वाला साउंड आ रहा है।
इसी तरीके से वृद्धि और यन को पहचानने का तरीका क्या है, वृद्धि में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ए, ठीक है, और औ, बस ये साउंड आना चाहिए, जैसे कि महौषधि हो गया, ठीक है, बहुत ही बार पूछा जाता है महौषधि नाम का वर्ड, वनौषधि हो गया। इसी तरीके से एकैक करके आता है, मतैक के करके आता है, सदैव करके आता है। तो ए और अ का जो साउंड है ना, अगर आता है कोई भी वर्ड दिया है उसमें, तो वो होगा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यन वाला देखें तो यन को पहचानने का बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। इसमें आता है या, वा, ठीक है, जैसे कि प्रति प्लस एक करते हैं तो प्रत्येक हो जाता है, ठीक है। और जो वाह है ना, वाह से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसी तरीके से रा, ठीक है, कौन सा रा, हलंत वाला रा आता है इसमें। जैसे कि वहाँ पर हम देखेंगे, किस में देखेंगे, अगर हम गुण वाले में देखते हैं तो गुण वाले में अर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है ओनली रा, हलंत वाला रा, किसमें, यन संधि में। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसा कि अगर पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं अपन तो अत्यधिक, ठीक है, या वाला देखेंगे तो ये होता है अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ठीक है। मीन्स जो ई होता है ना, वो आ के साथ मिलने के बाद क्या हो जाता है, वो या में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से और अगर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है, किसके लिए, वाह के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है स्वागत, ठीक है, सु प्लस आगत, क्या होता है, सु प्लस आगत स्वागत, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो ऊ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाह में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर रा वाला एग्जाम्पल देखें तो रा में जैसा कि इसका फेमस एग्जाम्पल है मात्राज्ञा करके होता है, ठीक है। कैसे होता है ये, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, ये हो जाता है मात्राज्ञा, ठीक है। मीन्स ये जो री है ना, ये ऐसे करके, तो ये यहाँ पर जो री है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रा में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे रूल है ना, ये जो संधि वगैरह होता है ना, उसका ये रूल है कि ये किस प्रकार से कन्वर्ट होता है करके। तो यहाँ से आप सभी अधिकतर जो है इसका इसी प्रकार से पूछा जाता है कि ये किस संधि से बिलोंग करता है, तो इसको पहचानने का यही तरीका है, ठीक है। जो मैं आप सभी को वर्ण बताई हूँ उसको याद रखेंगे थोड़ा सा, मीन्स वर्णों के मेल से जो भी बनता है ना, वो बता दी हूँ। तो अगर उसको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप सभी से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत, देखिए अगला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। तो अभी मैं आप सभी को बताइए कि जो स्वागत है वो यन संधि का प्रकार है, ठीक है, यन स्वर संधि का प्रकार है, ठीक है। सु प्लस आगत स्वागत होता है, सु प्लस आगत स्वागत होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए ये जो अधोगति शब्द है ये विसर्ग संधि है, ठीक है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है और ये होता है अधा प्लस गति, अधोगति। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूजनीय का शुद्ध रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है पूजनीय, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, या तो पूज्य होता है या फिर ओनली पूजनीय होता है, ठीक है। पूज्य और पूजनीय दोनों का अर्थ एक ही होता है, पूजनीय ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है पूजनीय और यहाँ पर लिखा हुआ है पूजनीय, है ना, मीन्स यहाँ पर जो है वो बड़ा ही है और यहाँ पर छोटा ही है। तो याद रखेंगे कि जो पूजनीय है वो कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए के जैसे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। बोलने के लोग जो है वो पूजनीय बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ये गलत होता है, सिर्फ पूज्य होता है या फिर पूजनीय होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊटपटांग, बी दिया हुआ है डबल रोटी, सी दिया हुआ है रेलगाड़ी, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊटपटांग, ये सही आंसर है। जो ऊटपटांग है वो देशज वर्ड है। देशज वर्ड कैसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जिसमें का कोई उत्पत्ति नहीं होता, ठीक है, मीन्स वो बोलचाल की भाषा में यूज होते होते प्रचलित हो गया है, उसका ना ही कोई स्रोत है और सिर्फ उसको हम लोग बोलने में इतना यूज़ करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। ऊटपटांग जैसे ही बहुत सारे वर्ड है, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं कटोरी, है ना, कटोरी शब्द भी यूज़ करते हैं, इसके साथ ही यूज़ करते हैं जैसा कि पगड़ी वर्ड हो गया, लोटा हो गया। तो ये जो सारे वर्ड्स है ये सभी देशज वर्ड है, ठीक है, इसका कोई उत्पत्ति का स्रोत नहीं है, ये सभी सामान्य है, ऐसे बोलते बोलते ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है और ये सभी देशज वर्ड या फिर क्षेत्रीय वर्ड भी कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अंबर का निकार्थी है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आकाश, वेद, गज, इनमें से कोई नहीं। तो अंबर का निकार्थी वर्ड कौन सा है? आकाश। कौन सा है? आकाश। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? इसके अलावा अंबर का अमृत करके भी बोलते हैं। ठीक है, निकार्थी वर्ड होता है इसका एक अमृत, इसको भी याद में रखेंगे, कभी भी इसको भी दे सकता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भानु का पर्यायवाची है। तो भानु फ्रेंड्स किसको कहते हैं? सूर्य को। किसे कहते हैं? सूर्य को। तो ऑप्शन जी जो है, ऑप्शन सी, ठीक है, जी नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, सूर्य। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? तो जो झुंड है, मेला है, ठीक है, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? समूहवाचक। ठीक है, किस प्रकार का? समूहवाचक। तो ऑप्शन सी जो है वो समूहवाचक दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? पढ़ लेते हैं। पहला है वह पढ़ रहा था, ये तो भूतकाल में है। बी है उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूतकाल में है। डी उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल में है। वह पढ़ने वाला है, ये है भूतकाल में नहीं है, पढ़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पर है यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अगर भूतकाल में होता तो था, थी, ऐसा कुछ भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है वह पढ़ने वाला है, तो ये जो है वो भूतकाल में नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वह पढ़ने वाला है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टीम टाम करना का अर्थ है? ए है नकल उतारना, बी घोड़े पर बैठना, सी शैतानी करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिर टीम टाम करने का अर्थ होता है दिखावती शान शौकत करना। ठीक है, क्या? दिखावती शान शौकत करना। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प 12 होना। तो प 12 होने का अर्थ होता है फ्रेंड्स, देखिए पहले ऑप्शन पर लीजिए, सुबह होना, लाभ होना, हानि होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प 12 होना का अर्थ होता है लाभ होना। क्या होता है? लाभ होना। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्य के कितने भेद हैं? तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है, क्योंकि वाक्य के भेद जो है वो रचना के आधार पर भी होता है और अर्थ के आधार पर भी होता है। तो अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार का होता है और रचना के आधार पर 3 प्रकार का। तो यहाँ पर 8 तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कौन सा वाला देखना है? रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा क्या होता है? अगर हम देखें तो वर्ण। ठीक है, वर्ण या फिर इसी को ही ध्वनि कहते हैं और यही सबसे छोटा होता है। तो वाक्य में तो वर्ण रहता ही है। ठीक है, देखिए वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। क्या होता है? पदबंध। पदबंध से छोटा होता है पद, और पद से छोटा होता है अक्षर, और अक्षर से छोटा होता है वर्ण या फिर ध्वनि। ठीक है, तो वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्य होता है, ठीक है, पदों का समूह, शब्दों का समूह, वर्णों का समूह, अर्थों का समूह। तो वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए कोई भी सेंटेंस अगर हम लेते हैं, जैसा कि राम पढ़ता है। ठीक है, देखिए तो जो शब्द होता है फ्रेंड्स, है ना, तो अगर हम शब्द देखें तो शब्द जो होता है वो वर्णों का समूह होता है। ठीक है, वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, अब देखिए शब्द और पद क्या होता है? पद को ही शब्द कहते हैं एक्चुअली में। जैसा कि ये राम है, ठीक है, राम पढ़ता है, अगर ये राम जो है इस वाक्य के अंतर्गत है तब इसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। लेकिन यही राम अगर सिर्फ राम है, अगर मैं इसको अलग से लिख देती हूँ तब इसको कहते हैं शब्द। मीन्स जब कोई वर्ड जो है ना, किसी वाक्य में यूज होता है तब उसको पद कहते हैं, लेकिन जब वो बाहर होता है तो उसको शब्द कहते हैं। तो हमें वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वाक्य क्या होगा फिर? वाक्य जो है वो शब्दों पदों का समूह है। क्या है? वाक्य पदों का समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए, क्योंकि वाक्य अंतर्गत जब यूज होता है पद,
है ना, सॉरी, वाक्य के अंतर्गत जब शब्द यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, और उन्हीं पदों से मिलकर बनता है वाक्य। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है, पदों का समूह होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, जो अगर आप सभी जो है वाक्य वगैरह पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कुछ भी आप सभी को नहीं दिया रहेगा कि वाक्य पदों का समूह होता है या ऐसा होता है, इस प्रकार से नहीं दिया रहता, वो आप सभी को खुद ही समझना है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए भी उसमें आप सभी को कई बार क्या है, ऑप्शन जो बहुत ही मिलता जुलता रहता है, तो वहाँ से हमें अपने नॉलेज के बेस पर उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हुए और साथ ही आप सभी ने जो भी पढ़ा है, हिंदी अगर आप सभी पढ़ेंगे तो आप सभी डिटेल से ही पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में कभी भी कुछ भी दे दिया जाता है ना। अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट करना रहेगा तो वो इसी प्रकार से क्वेश्चन उठाएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का, जिसमें हम सभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ पर हम जो भी कुछ पढ़े हैं वो सारा नॉलेज यूज़ करते हुए उसको बनाना होगा। ठीक है, तो आप सभी ये मत देखिएगा कहीं भी कि वाक्य में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, है ना। तो वाक्य अगर कभी भी देखेंगे तो इस प्रकार से ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिया रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 4 और डी 7। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 6 है। कितनी है? 6। ठीक है, और इस सर्वनाम के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स कोई भी ऑप्शन दे, एक सेंटेंस दे दिया जा रहेगा और उसमें कोई भी सर्वनाम है उसको पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है करके। ठीक है, तो आप सभी सर्वनाम को भी डिटेल से पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चीन, बी दिया हुआ है रेगिस्तान, सी दिया हुआ है गंगा और डी दिया हुआ है राम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर अगर हम चीन को देखें तो चीन क्या है? एक देश का नाम है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर देश का नाम वो क्या है फ्रेंड्स? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अगर हम गंगा देखें तो गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, क्या है? गंगा एक नदी का नाम है। अगर नदी होता फ्रेंड्स तो वो होता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से राम जो है एक पुरुष का नाम है। अगर यहाँ पर पुरुष लिखा होता तो वो जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन जो राम है वो एक पुरुष का नाम है, मीन्स एक पर्टिकुलर व्यक्ति को शो कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन ये जो रेगिस्तान है फ्रेंड्स, तो रेगिस्तान कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान को शो किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेगिस्तान वर्ड यूज हुआ है ये सभी प्रकार के रेगिस्तान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, मीन्स एक समूह को ये शो कर रहा है एक तरीके से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेगिस्तान। क्या होगा? रेगिस्तान। तो देखिए फिर इसी प्रकार से आप सभी को समझते हुए बनाना है, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्योंकि अगर आप सभी संज्ञा भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप सभी को रेगिस्तान वाला नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है उन लोग खुद से मतलब दे देते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर समझते हुए, अगर आप सभी जो है ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सा है पर्टिकुलर करके, तो आप सभी क्या करेंगे? कैंसल वाला, मीन्स ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऐसा करके काटते हुए भी अगर बनाएंगे तो कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी होते हैं और सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा तो रेगिस्तान भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग रेगिस्तान होते हैं और अलग अलग रेगिस्तान की जो विशेषता है वो भी अलग होता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। और रेगिस्तान के भी नाम होते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे, जैसे कि भारत में थार का मरुस्थल। ठीक है, इसी तरीके से आटाकामा का मरुस्थल है ना। तो बहुत प्रकार के मतलब मरुस्थल, उनका नाम भी इसी तरीके सहारा करके भी है। तो देखिए, अगर सहारा मरुस्थल दिया होता रेगिस्तान की जगह, है ना, मीन सहारा रेगिस्तान करके, तो वो होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सहारा करके ना दे करके सिर्फ रेगिस्तान दे दिया है। मीन से ये देखिए, अगर मैं तीनों को मिला दूँ, ये सभी क्या है? ये सभी रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहते हैं ना। तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स? ये सभी रेगिस्तान का ही नाम है। लेकिन इन सभी रेगिस्तान का नाम न रख ले करके सिर्फ रेगिस्तान बोलेंगे तो वो एक जाति को शो कर रहा है, सभी रेगिस्तान को शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके के लिए सत्य है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊंची दुकान फीका पकवान, ये तो गलत है, ऐसा तो मतलब इसके लिए ये यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर बी देखेंगे पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, करेक्ट, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में कहने का मतलब है भारतीय जो थे वो किसी और के अंतर्गत थे, है ना, मीन्स उन पर डिपेंड थे, उन पर निर्भर थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो उस समय उनको कोई भी सुख था ही नहीं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। और अगर हम अगला ऑप्शन देखें तो देखिए, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो ये तो
कुछ अलग अर्थ में यूज़ होता है। कहने का मतलब ये होता है कि बुरे को और बुरे की संगति होना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसमें और बुरे की संगति होना है, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद है तबेले की बला बंदर के सर, तो ये भी कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी इससे मिलता हुआ नहीं है सिवाय बी के, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। और जो अगर फ्रेंड्स देखिए मुहावरे वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हर प्रकार का मुहावरा आप सभी नहीं याद मतलब नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ पर आप सभी एक बात जरूर याद रखिएगा कि मुहावरा का जो अर्थ है वो विशिष्ट ही होता है, कभी भी एकदम उसी तरीके का अर्थ एकदम साधारण सा अर्थ नहीं होता उसका। तो आप सभी उससे भी समझ सकते हैं कि हाँ ये वाला हो सकता है, मतलब कैंसिल करते हुए उसके आंसर पर जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है। तो देखिए फ्रेंड्स राम आम खाता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आम, बी दिया हुआ है खाता, सी दिया हुआ है राम और डी दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 3 चीज़ें मेनली होता है, अगर हम देखते हैं तो कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है वो क्रिया होता है, तो क्या कार्य करे यहाँ पर खाने का, तो खाता तो आ जाएगा क्रिया में, ठीक है। और व्यक्ति जो है वो क्या खाता है, देखिए कर्म पहचानने के जो तरीके हैं, हम कोई भी अगर सेंटेंस दिया तो उसमें एक क्वेश्चन लगा करके पूछते हैं अपन क्या खाता है, ठीक है। हम मतलब उस क्वेश्चन से क्या करते हैं, मतलब जो भी सेंटेंस दिया उससे क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कर्म। तो क्या खाता है, आम खाता है, तो आम तो हो गया कर्म, तो बचा कौन, राम, तो राम क्या है, करता है, ठीक है। और है क्या है, सहायक क्रिया है, क्या है, सहायक क्रिया। तो ऑप्शन जो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्य होता है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं पीछे कराई थी, यहाँ पर डबल से आ गया है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कल जो क्वेश्चन मैं सबसे पहले करवाई थी ये वाला, इसमें किसी को डाउट आया था तो कोई कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन जो है वो लोप हो जाएगा क्योंकि जा जो है वो क्या है, तालव्य है करके, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जा जो है वो डेफिनेटली तालव्य है, ठीक है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जा जो है फ्रेंड्स वो वत्सर्य ध्वनियाँ भी है ना, मैं आप सभी को बता देती हूँ। इनमें से जो चारों दिया हुआ है इसके अलावा एक होता है रा, ये पांचों फ्रेंड्स वत्सर्य ध्वनियाँ हैं और ये एक ही जगह आप सभी को कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कई लोग जो पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ 4 को ही पढ़ा देते हैं जल रस करके, ठीक है, मीन्स इतने को वत्सर्य ध्वनियाँ है करके, ठीक है। और अगर आप सभी नेट वगैरह में सर्च करेंगे कि जो ना है वत्सर्य ध्वनियाँ है कि नहीं करके, तो उसमें आप सभी को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर फ्रेंड्स आपको रा नहीं मिलेगा, ठीक है। मीन्स कई जगह फ्रेंड्स रा कभी कभी कहीं पर भी सभी चीज़ें जो है वो नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो हो सकता है जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको ये नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता देती हूँ, आप सभी नेट में भी सर्च कर सकते हैं, आप सभी को मिल जाएगा कि जो ना है वो वत्सर्य ध्वनि है, ठीक है। और जो जा है फ्रेंड्स ये भी क्या है, ये भी वत्सर्य ध्वनि है, ठीक है। और ये जो पांचों है फ्रेंड्स, ये पांचों ही वत्सर्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप सभी को और भी याद नहीं रखना है, तो आप सभी इन पांचों को याद रख लीजिए। देखिए चार जो है इनको याद रखने का तरीका है जल रस, ऐसे याद रख लीजिए आप सभी, जल रस, ठीक है। और एक ना करके अलग से, ये वत्सर्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। ये पांचों जो है वत्सर्य के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को कल क्या बताई थी कि दंत मूल वगैरह और दंत करके, है ना। तो देखिए कई बुक में क्या होता है कि एकदम साथ में ऐसे दे दिया रहता है, दंत मूल लिखा रहेगा एक जगह, ठीक है, एक जगह लिखा रहेगा वत्सर्य ऐसा करके, तो इससे क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये सेम है क्या करके। लेकिन एक्चुअली में फ्रेंड्स ऐसा ही लिखा हुआ था बुक में, तो मैं और इसको पढ़ी डीपली, लेकिन ये सभी फ्रेंड्स ये अलग अलग होता है, ठीक है, ये सेम नहीं होता है। मैं आप सभी को अपने पहले वीडियो में बताई थी इसके बारे में कि दंतमूल होता है, वत्सर्य जो है वो दंतमूल होता है, दंतमूल ही कोई दंत कहते हैं ऐसे करके, लेकिन ये सभी अलग अलग है, ठीक है। बुक में क्या कह रहता है कि एक साथ लिख दिया रहता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन देखिए वत्सर्य में आपको सिर्फ 5 ही याद रखना है, 5 ही वर्ण याद रखेंगे आप सभी। यहाँ पे रा नहीं दिया हुआ है, रा भी वत्सर्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये 5 याद रखेंगे। और जो जा है फ्रेंड्स ये तालव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी बात भी आप सभी याद रखेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी को और भी कुछ बातें बता देती हूँ कि देखिए अगर आप जो भी कमेंट किए थे, है ना, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि जो रा है फ्रेंड्स, है ना, ऐसा नहीं है कि जो रा है वो सिर्फ वत्सर्य है और दंतमूल है, ठीक है। देखिए ये जो रा है और जो ला है इसको ध्यान से सुनेंगे, मैं जो बता रही हूँ ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। रा और ला ये दोनों फ्रेंड्स वत्सर्य हैं, ठीक है। देखिए ये गलत लिखा गया, ये जो रा है और ला जो है ये दोनों ही वत्सर्य हैं।
इसके साथ ही दोनों ही दंत मूल में आते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये दंत नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये दंत नहीं है ना। मैं अपने पिछले वीडियो में इन तीनों को सेम बता दी थी, लेकिन ये तीनों सेम नहीं है। मैं फिर से इसको एकदम डीपली में जाके पढ़ी, क्योंकि जो बुक मेरे पास था उसमें वो अच्छे से नहीं दिया हुआ था। तो फिर से मैं इसको और देखी, सर्च करी, क्योंकि जो कोई कमेंट किया था तो कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि आप सभी का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं, लेकिन ये जो है फ्रेंड्स, ये जो वत्सर्य ध्वनियाँ, इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है। इसको आप सभी जो है अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ये कुछ भी गलत नहीं बताई थी मैं, ठीक है। तो देखिए जो रा है और ला है फ्रेंड्स, है ना, ये वत्सर्य भी है और दंत मूल भी है, लेकिन ये दंत नहीं है, ठीक है। एक होता है दंत्य करके, इसको मैं कुछ अलग कलर से लिख देती हूँ, दंत्य करके होता है, ठीक है। तो ये दंत के अंतर्गत आता है चा वर्ग। चा वर्ग में आता है चा छा जा झा इया। क्या आता है? चा छा जा झा इया। तो इसी को ही पढ़े होंगे जिन्होंने भी कमेंट किया होगा। तो एग्जैक्टली जो जा है वो किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंतर्गत आता है, लेकिन जो जा है वो वत्सर्य भी है। जैसा कि अभी मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो रा और ला है फ्रेंड्स, इसमें से रा को लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है याद रखेंगे, पूछा जाता है। लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ला है फ्रेंड्स, इसके बारे में पूछा भी जा चुका है कि ला को किस प्रकार का व्यंजन कहते हैं करके। तो ला को फ्रेंड्स देखिए, ला को वत्सर्य भी कहते हैं, ठीक है, दंतमूल भी कहते हैं, और इसके साथ ही इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी सीजी व्यापम के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो एक ही ध्वनि है या फिर वर्ण है, उसका जो अलग अलग टाइप से जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, किसमें जो वर्ण है उसमें, तो उसके अंतर्गत जो एक ही वर्ण है वो अलग अलग प्रकार के वर्णों के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, जैसा कि अभी मैं आप सभी को बताई हूँ। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक और होता है घोषत्व के आधार पर, जिसके अंतर्गत ये जो रा और ला, ये दोनों ही सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या? सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार का वर्गीकरण होता है ना। तो आप सभी जो है इन सभी बातों को याद रखेंगे, ये सब कुछ पूछा जा चुका है। रा जो है वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है और ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप सभी जो है यूट्यूब से भी अगर देखना चाहेंगे वर्ण रचना करके, तो कई सारे जो चैनल्स है उसमें भी पढ़ाते भी हैं। और साथ ही फ्रेंड्स जो भी चैनल है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो उसमें भी आप सभी को मिल जाएगा, है ना। तो आप सभी जो है थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो व्यापम पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप सभी को कोई भी डाउट हुआ आएगा तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी कल वाला क्वेश्चन है, परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है करके। तो इसको मैं बाद में फ्रेंड्स कमेंट भी कर दी हूँ, है ना, पिछले वाले वीडियो में, कि जो परिच्छेद है वो एक्चुअली में व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसका एक रूल होता है कि कोई भी अगर जो लघु स्वर है, ठीक है, क्या कोई भी अगर जो लघु स्वर है ना, अगर वो छा के साथ उसका मेल होता है, या फिर आ है अगर उसका मेल होता है छा के साथ, तो उसके पहले चा लग जाता है। क्या लग जाता है? चा। कौन सा वाला? चा, आधा चा, ठीक है, मीन्स हलंत वाला चा लग जाता है, ठीक है। ये किसका रूल है? एक्चुअली में व्यंजन का रूल है। मैं विसर्ग और व्यंजन को थोड़ा सा मिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से विसर्ग है करके वहाँ पर आप सभी को बता दी थी। तो आप सभी ध्यान से याद रखेंगे कि ये जो परिच्छेद है ना, एक्चुअली में ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और इसके अनुसार, है ना, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो परिच्छेद का सही संधि विग्रह होगा वो होगा बी वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो री है वो ये वाला री है, मीन्स छोटा वाला ई है। क्या? छोटा वाला ई। और रूल क्या कहता है? हस्व, हस्व या फिर लघु, है ना। तो लघु क्या? लघु वाला कोई भी स्वर है अगर वो छा के साथ अगर उसका मेल होता है तो बीच में आधा चा लग जाता है। ये जो है वो रूल है व्यंजन संधि का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ये जो ऑप्शन वाला बी है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन बी, यही इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कंठ और तालव्य स्वर कौन सा है इनमें से? आ, ई, उ या ए। तो याद रखेंगे कि कंठ और तालव्य स्वर कौन सा है? ए है। कौन सा है? ए है, ठीक है। और अगर हम आ को देखें फ्रेंड्स, तो देखिए हम आ बोलते हैं तो डायरेक्टली गले से ही आवाज आती है ना। तो ये कंठ के अंतर्गत आता है, ओनली कंठ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो ए है वो कंठ और तालव्य के अंतर्गत आता है, मीन्स कंठ और तालव्य दोनों में ही ये आता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें आ, तो जो आ है फ्रेंड्स ये केवल कंठ में आता है। किस में आता है? केवल कंठ में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आप सभी इनको अच्छे से याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, अगर हम ई को देखें तो ई जो है वो तालव्य में आता है ओनली। किस में आता है? तालव्य में।
दोनों प्रकार का ई, छोटा ई बड़ा ई दोनों ही किस में आता है, तालव्य में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊ है फ्रेंड्स, है ना, क्या ऊ, ये किसके अंतर्गत आता है, देखिए हम ऊ ही बोलते हो तो ओठ, है ना, जो ओठ है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये आता है ओष्ठ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, ओष्ठ के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप सभी लिख के रखिए, जो वर्णमाला है उससे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। तो फ्रेंड्स जो विसर्ग है वो किससे संबंधित है, कंठ से। ठीक है, अहा, ठीक है, ये सभी जो है वो कंठ में आते हैं। विसर्ग कहने का मतलब है ये जो साइन आता है आहा करके जिसको हम पढ़ते हैं, ये किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ये कंठ के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म, महाप्राण है। तो देखिए फ्रेंड्स, अघोष, ऊष्म और महाप्राण, तो ऊष्म के अंतर्गत, ठीक है, ऊष्म और संघर्षी, ये किसको बोलते हैं, जो ट्रिपल सा है। ठीक है, क्या ट्रिपल सा जो है, ठीक है, शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोता का सा और इसके साथ जो हाँ है, इन चारों को बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा वाला, शक्कर का सा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है अगर षटकोण का सा और ये सरोता का सा उपयुक्त सभी ऐसा करके दिया होता है तो कौन सा वाला होता है, उपयुक्त सभी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा कि ये जो टॉपिक है वर्णमाला वाला, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। ये सारे क्वेश्चन से मैं व्यापम से ही करा रही हूँ, है ना, व्यापम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हैं, मैं भी बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन है, कौन सा है, कैपिटल आ, कैपिटल ए। तो देखिए कैपिटल आ, कैपिटल ए तो हो ही नहीं सकते लघु स्वर। ठीक है, उपयुक्त सभी तो एक तो वैसे ही गलत हो गया, तो बचा क्या, री, तो री जो है वो लघु स्वर के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए लिया हुआ है, चील, उल्लू, केचुआ, पक्षी। तो देखिए फ्रेंड्स, चील जो है ये भी पुरुष वाला में आता है, ठीक है, पुल्लिंग में आता है। अगर उल्लू देखें तो ये भी पुल्लिंग में ही आता है, केचुआ भी वही है, सिर्फ जो पक्षी है फ्रेंड्स ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, किसमें, स्त्रीलिंग में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, वाक्य कौन सा काल है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सामान्य वर्तमान काल, बी दिया हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल, सी दिया हुआ है संभाव्य वर्तमान काल, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को इसको पहचानना है ना, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, मीन्स यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, संदेह किया जा रहा है ना कि अगर वो आ रहा है तो क्या होगा, मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा कोई बात कर रहे हैं दो लोग की, थोड़ा सा सोच रहे हैं, संदिग्ध है ये कि क्या होगा अगर आ गए तो, है ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स किस में आ जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का क्या होता, वह आता है। ठीक है, ये जो है आता ये इसमें आता है सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, और ये संदिग्ध वाला संभाव्य में संभावना व्यक्त किया जाता है, शायद वह आ रहा है ना, मीन्स इस प्रकार से शायद आ रहा है या फिर शायद वह आता। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा कुछ होता है तो संभाव्य में होता है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर वो आएगा तो क्या होगा, मीन्स ये थोड़ा सा संदिग्ध है कि हाँ वो आ गए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इसमें आएगा ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी में पश्च स्वर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हिंदी में पश्च स्वर है करके पूछा जा रहा है, तो पश्च स्वर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पश्च स्वर मीन्स देखिए ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली में हम जो भी बोलते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, तो हमारे मुख का कौन सा एरिया यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, पश्च स्वर कहने का मतलब है पीछे का जो एरिया है मुख का वो यूज़ होगा तब। ठीक है, तो देखें अगर हम पश्च स्वर देखें, पश्च स्वर, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन पहले देख लीजिए, ई ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ई ए बोलेंगे तो देखिए इसमें हमारा जो सामने वाला हिस्सा है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, ई आ, तो देखिए यहाँ पर ई आ गया तो ये भी वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए आ उ, क्या दिया हुआ है, स्मॉल आ। ठीक है, कैपिटल आ, तो देखिए ये जो स्मॉल आ है वो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये आता है मध्य स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, मध्य स्वर के अंतर्गत, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, डी, तो जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स ये सही आंसर है। ऊ और जो ओ है फ्रेंड्स ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है, मीन्स संज्ञा के रूप में फ्रेंड्स किस आधार पर परिवर्तन होता है ये पूछा जा रहा है, विशेषण संधि के कारण, संधि समास के कारण, काल सर्वनाम के कारण,
लिंग वचन परसर्ग के कारण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है लिंग वचन काल विभक्ति, ठीक है, परसर्ग के कारण। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट आता है फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आप सभी जो है कमेंट करिएगा। आप सभी का कमेंट मैं ज़रूर देखती हूँ और कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा। फिर भी अगर कोई भी बात छूट जाता है तो भी आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई भी मिस्टेक आपको नज़र आता है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। और क्योंकि कल भी कमेंट आया था तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कमेंट आप सभी करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप सभी जो है कितना ध्यान दे रहे हैं और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो इसके आधार पर फ्रेंड्स हम और भी अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप सभी जो है लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जैसे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।